हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, काफ़ी लंबे मेहनत और इंतज़ार के बाद मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का डिकोडिंग कर दिया है और इस पे रेगुलर वीडियो बना के आज और कल 2 दिनों में मिला के मैं 8 वीडियो डालने वाला हूं। तो मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने 8 सेगमेंट में डिवाइड किया है और इसके सारे कंप्लीट वीडियोस में अब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और इस डिकोडेशन को देखने के बाद आप लोग पॉलिटी जिस तरह सब्जेक्ट को आप अंडरस्टैंड कर पाए और उसकी डिकोडिंग को समझ पाए, उसी तरह से मैंने मॉडर्न हिस्ट्री को भी डिकोड किया है और उसका सेगमेंटेशन भी कर दिया है। एक वीडियो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का ऑलरेडी बना रखा है कि टॉप 20 सब्जेक्ट क्या है, तो वो इसी डिकोडेशन को हेल्प करेगा। तो आप पहले जाके उस वीडियो को देखिएगा। आई बटन में कैसे लगाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैंने ये बता रखा है कि टॉप 20 टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। तो उसमें जाके आप मॉडर्न हिस्ट्री वाला देखिएगा, उसके बाद से इसको देखिएगा। अब इसमें क्या है कि इस डिकोडेशन को कैसे तैयारी करना है ये भी पहले समझ लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी मैंने डाल रखा है। तो इसमें क्या करना है कि पहले वीडियोस देखना है मेरे। वीडियोस देखने के बाद से वो प्रिंट आउट कर लीजिएगा। पहले उस वेबसाइट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको प्रिंट आउट कर लीजिए और इसके वीडियो को प्रिंट आउट के साथ देखिए और उसको देख के तैयार करते जाइए। और जहां पे मैंने स्पेस दे रखा है वहां पे 2-4 पॉइंट जो आप लिख सकते हैं उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। और इसके वीडियो देखने के बाद से ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके मैंने ये बता रखे कि कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज मैंने बता रखे, ठीक है ना। तो उस रिसोर्सेज पे जाके इन टॉपिक्स का इन डिटेल पढ़ लेना। जैसे मैं आज का जो टॉपिक है वो मैं थोड़ा सा बीच में चूज किया हूँ, निकाला हूँ, शुरू से नहीं, लेकिन बाकी वीडियोज में शुरू शुरू से सीरीज में चलाऊंगा। हिस्ट्री जैसे स्टार्ट हुआ वहां से, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, ठीक है ना, फर्स्ट फेज ऑफ फ्रीडम फाइटिंग से। तो लेकिन मैं यहाँ एक टॉपिक लिया हूँ लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स में 3 रिफॉर्म्स हुए हैं। कौन सा? पहला है रैयतवारी, दूसरा है महलवारी और तीसरा है जमींदारी प्रथा, परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट वाला पहला था, ठीक है ना, तो जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉन्च किया था अपने टाइम में। तो वहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये तीन ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन पूछे गए और 2011 से 20 में यूपीएससी ने 5 क्वेश्चन पूछे हैं। मतलब 10 सालों में 5 क्वेश्चन पूछा है। इसका मतलब इसकी इस टॉपिक के स्पेसिफिकली इस टॉपिक की जो एफिकेसी है यूपीएससी में पूछने की या प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% है। मतलब कि हर ईयर या अल्टरनेटिव ईयर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और किसी किसी साल तो ये हुआ है कि 2-2 क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं और किसी किसी साल हुआ कि लगातार पूछे गए हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर 10 सालों में 5 क्वेश्चन आए तो इसका मतलब कि एक ईयर के अल्टरनेटिव पे आया हुआ है। रेगुलर भी आ सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 50% एक्यूरेसी को हम 100% तैयार करके जाएंगे एंड ये देखेंगे कि क्वेश्चन इससे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से तैयार करना है। मैं इन ब्रीफ में फिर से बताता हूँ। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए इसका, उसके बाद से वीडियो को स्टार्ट कीजिए। पीडीएफ के साथ साथ वीडियो को देखते जाइए। वीडियो पीडीएफ देखने के बाद से जो रिसोर्सेज बताए हैं मैंने, उस रिसोर्सेज पे जाके आप उस बुक लिस्ट में, जैसे मैं तमिलनाडु को प्रेफर किया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तमिलनाडु में जाएंगे और वहां पे लैंड रिफॉर्म्स का चैप्टर खोलेंगे। और उस चैप्टर में जहां पे लैंड रिफॉर्म्स के टोटल डिटेल्स बताए गए हैं, जहां पे फैक्ट है कि क्यों ये लॉन्च हुआ था, किसने लॉन्च किया था, क्या तरीका था, लैंड रिफॉर्म्स की इंक्वायरी की जाती थी, इंक्वायरी के बाद लैंड रिफॉर्म्स जो जमीन की जो डिसाइड किया जाता है कि कितना इनको रेवेन्यूज देना है, वो सारा कंसेप्ट आपको एक चैप्टर में दिया, उसको जाकर तैयार कर लेना है। तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। मैं बताता हूं, मैं आप लोग से बता रहा हूं कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो उनके एक एक क्वेश्चन पे आपको काम करना होता है, एक एक क्वेश्चन तैयार करना होता है। इस तरह से पिछले 10 सालों के पेपर को मैंने डिकोड करके आपको ये बताया हुआ है कि जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 200 क्वेश्चन, 200 टॉपिक ऐसे तैयार करने होते हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन लगातार पूछता है। और 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे, उनमें से 80 to 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2011 से 20 के बीच में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही डायरेक्ट ट्रेस होते हैं और इनडायरेक्ट ट्रेस होते हैं। कई बार क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज किया जाता है, कई बार उस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाता है, कई बार उसी क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में बना के पूछा जाता है। तो इसलिए आप इस बात को समझिए। और अब मैं इस चैप्टर को आप लोगों को लैंड रिफॉर्म्स को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ किस तरह से मैंने डिकोड किया है, समझने की कोशिश कीजिएगा।
और आपके पास ये नॉलेज अगर हो गया इन तीन चीजों का, इन तीन लैंड रिफॉर्म्स जो हुए हैं, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी, तो और इस क्वेश्चन को आप कर लिए तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर होगा। और किसी भी टफेस्ट क्वेश्चन इफ विल कम, मैं कह रहा हूँ सबसे टफ क्वेश्चन भी आएगा तो आप वो पर्सन होंगे जो इजिली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस तरह से मैंने विजुलाइज कर दिया, डिकोड कर दिया है। आपको फॉलो करना है मेरा स्ट्रेटेजी। मैं कहता हूँ कि मैं केवल पढ़ाता नहीं हूँ, मैं गाइडेंस प्रोग्राम करता हूँ, मैं गाइडेंस देता हूँ। अल्टीमेटली आपको सेल्फ स्टडी करना है, कैसे करना है ये बहुत मायने रखता है। उसके लिए मैंने ये चीजें बनाई हैं, आप उस तरह से तैयार कीजिए। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट के साथ जाके एग्जाम में देंगे। और 100 जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, जो प्रीलिम्स का जो फियर है, इवन बहुत लोग आईएएस जो बनना चाहते हैं लेकिन आईपीएस या आईएफएस रह जाते हैं, आईआरएस रह जाते हैं बिकॉज ऑफ लो रैंकिंग, वो फिर से अगर प्रीलिम्स देते हैं तो उनका प्रीलिम्स नहीं होता है। वाई? बिकॉज दे हैव नॉट डिकोडेड द प्रीलिम्स एग्जाम। लेकिन मैंने इसको डिकोड किया है इस एक साल का होल्ड लेने के बाद। वो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है ना? तो इस बात को समझिए और इस वीडियो को देखिए जिससे मैं बताऊं। अब मैं आप लोगों को अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो अभी हम आ रहे हैं, ये रहा, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन है यहाँ पे। आई थिंक वॉइस क्लियर आ रही होगी तो वीडियो मेरे को बता दीजिएगा लाइक करके या लिख के बता दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ये वाला सिस्टम फिर से रीअरेंज किया हूँ। तो वॉइस की क्लैरिटी हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो वॉइस की या वीडियो की तो मेरे को बताइएगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं टेक्निकली उतना वाइब्रेंट नहीं हुआ हूँ, एक्सपर्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरा पूरा का पूरा फोकस कंटेंट पे है। कंटेंट और टेक्नोलॉजी दोनों को मिक्सअप मेरे को करके काम करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अभी मैं पहला क्वेश्चन चलता हूँ। देखिए यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना, जो मैंने इसका हेडिंग बनाया यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 20, लैंड रिफॉर्म्स और फ्यूडल सिस्टम। ये फ्यूडल सिस्टम वाला क्वेश्चन शायद इसमें छूट गया है, एक बार पूछा ही है कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन शायद इसमें छूट गया है, फिर मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगा, लेकिन वेबसाइट में मैं ऐड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिए। तो 2011 में ही देखिए, पहला 2011 से क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स का जो नया जो चेंजेज आए हैं, उसी साल इन्होंने लैंड रिफॉर्म से क्वेश्चन पूछे हैं। लैंड रिफॉर्म्स प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन है और मेंस में भी क्वेश्चन है। मेंस में तो स्पेसिफिकली मेंशन है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, ठीक है ना? तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रहा है द टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन वाज विजिबल आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट या लैंड सेटलमेंट सिस्टम लॉन्च किया था। उसके बाद से लिटिगेशन जो है, टेंडेंसी फॉर इंक्रीज लिटिगेशन, लिटिगेशन इंक्रीज कर गया टेंडेंसी के लिए। इसका मेन रीजन क्या था? क्वेश्चन ये है, द रीजन फॉर दिस इज नॉर्मली ट्रेस्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। उसमें ऐसा कौन सा प्रोविजन था जिसके वजह से लिटिगेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए? तो उसका आंसर है क्या? मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एन ओवरलोड ऑफ जमींदार, ठीक है ना? ओवरलॉर्ड ऑफ जमींदार हो जाते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अपने आप को ये साबित किया कि वो जमींदारों के क्या है, ओवरलॉर्ड है और उनको उनके ऊपर हैं। क्योंकि जमींदार पहले से हमारे देश में थे, ठीक है ना, लेकिन उनको उनसे टैक्स लेना, जमींदारों से टैक्स वसूली करना, ये सिद्ध करता है कि वो उनके सुपेरियर है और उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब देखिए ये बात थोड़ा सा कंसेप्ट भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। इन जनरल टर्म्स में समझिएगा कि अगर आप किसी को टैक्स दे रहे हैं या कोई बंदा आपसे टैक्स ले रहा है, जैसे मुंबई के टपोरियों में वो हफ्ता वसूली करते हैं, या छोटे मोटे शहरों में देखते हैं कि कोई वसूली करता है, वहाँ का कोई डॉन या रंगदार होता है, यूपी बिहार में अक्सर देखे जाते हैं इस तरह की चीजें। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो वसूली कर रहा है टैक्स इन एनी फॉर्म, चाहे वो टैक्स के रूप में हो, चाहे रंगदारी के रूप में हो, चाहे हफ्ता वसूली के रूप में है, वो टैक्स वसूलना केवल ये नहीं दिखाता है कि वो आपसे पैसा ले रहा है, वो ये भी सिद्ध करता है कि वो आपका सुपीरियर है, ओवरलॉर्ड है, ठीक है ना? वो आपके ऊपर हुकूमत कर रहा है फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिवली तो कर रहा था लेकिन फाइनेंशियली भी करना चाहता था, इसलिए उन्होंने ये लैंड सेटलमेंट प्रोविजंस लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2012 में। देखिए
देखिए फिर से 2012 में नेक्स्ट ईयर ही क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब यूपीएससी का, ये हम तो समझ गए कि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स, और वहां से वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस टू द रैयतवाड़ी सेटलमेंट। अब देखिए रैयतवाड़ी आ गया, वहां परमानेंट सेटलमेंट था कॉर्नवालिस वाला, अब यहाँ पे रैयतवाड़ी आ गया, ठीक है ना। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन तीनों स्टेटमेंट को कंसीडर कीजिए और बताइए कि कौन सही और कौन गलत है। द रेंट वाज पेड, रैयतवाड़ी, इसका मतलब ये रैयतवाड़ी कंसेप्ट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट का बेसिक्स फंडामेंटल पूछ रहा है। द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। यस, यही होता था। रैयत मतलब, रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत का जो मीनिंग अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो रैयत का मतलब होता है किसान। तो रैयत वाली सेटलमेंट मतलब किसान अब डायरेक्ट गवर्नमेंट को देंगे। परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है, जमींदारी प्रथा में क्या था कि जमींदार गवर्नमेंट को देते थे और जमींदार किसानों से वसूल करते थे। जमींदार किसानों से वसूली करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको रेवेन्यू देते थे, और कुछ शेयर ऑफ परसेंटेज 1/10 उनको मिलता था, और 10th 9/10 वो रख लेते थे। नहीं, 1/11 मतलब 11 हिस्से लगते थे, और एक हिस्सा मिलता था इनको जमींदारों को, और 10 हिस्सा ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था, ठीक है ना, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था। लेकिन यहाँ पे रैयत वाली सिस्टम उसके बाद लाया गया। रैयत वाली सिस्टम में क्या हुआ कि यहाँ पे पीजेंट पीजेंट किसान जो थे, रैयत का मतलब किसानी होता है, तो किसान डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते थे, बिचौलिए जमींदारों को हटा दिया गया यहाँ से, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट सही है। द गवर्नमेंट गेव पट्टा टू द रैयत, ठीक है, पट्टा देते थे रैयत को। उस पट्टा एक कंसेप्ट है, आप उसको गूगल पे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। या आप तमिलनाडु, ये चैप्टर एक चैप्टर दिया हुआ है तमिलनाडु के 12th क्लास में, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, वहां पे सारा कंसेप्ट दिया हुआ है, किसने कौन लॉन्च किया, सब चीजें दी हुई हैं, आप उसको जाके तैयार करें, ठीक है ना। ये भी स्टेटमेंट सही है। एंड तीसरा स्टेटमेंट, द लैंड वाज सर्वेड एंड असेस्ड बिफोर बीइंग टैक्स्ड। जब उनको, जब टैक्स की वसूली होती थी तो वहां के लैंड का सर्वे किया जाता था कि कितना कितना इसकी उपज हुई है, किस तरह का था ये, और कितना इसने अनाज पैदा किया है, उसके हिसाब से उनसे टैक्स लिए जाते थे। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 11 में पूछा, 12 में पूछा, 13 14 2 साल नहीं पूछा, 15 में क्वेश्चन पूछ दिया गया, ठीक है ना। 2015 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री which of the following is are essential elementary elements of the feudal system। देखिए आ गया क्वेश्चन, मैंने ऐड कर दिया। फ्यूडल सिस्टम का इसेंशियल पार्ट क्या था, या क्या था एलिमेंट्री फ्यूडल सिस्टम का। तो फ्यूडल सिस्टम का मतलब ये होता है कि emergence of administrative structure based on the control and possession of land। किसी ने लैंड को पोजीशन में रखा हुआ है और किसी ने उसका कंट्रोल करके रखा हुआ है, दैट इज फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम होता क्या है, अ क्रिएशन ऑफ लॉर्ड वेसल रिलेशनशिप बिटवीन फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड, ठीक है ना। तो ये फ्यूडल लॉर्ड और ओवरलॉर्ड के बीच जो रिलेशनशिप होता था वो फ्यूडल सिस्टम को बताता था। तो ये भी काइंड ऑफ जमींदारी से रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3। वन स्टेटमेंट क्या है, अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी। नहीं, ये प्रोविंशियल और पॉलिटिकल अथॉरिटी से रिलेटेड नहीं था, लैंड एंड ओवरलॉर्ड जो था उनके बीच के जो रिलेशनशिप था उसके बारे में बताता है, लैंड पोजीशंस के बारे में बताता है फ्यूडल सिस्टम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन 2015 में पूछ दिया। तो 3 सिस्टम है, परमानेंट सेटलमेंट, रैयत महलवारी, और एक है फ्यूडल सिस्टम। इनसे क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप तैयार करेंगे। अगर ये ऑप्शन सी केवल आपको तैयार है तो भी आप क्वेश्चन एलिमिनेट करके सॉल्व कर पाएंगे। लोग कहते हैं एलिमिनेशन से क्वेश्चन करना, एलिमिनेशन से करना है लेकिन बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं कि जो लोग तैयारी कराते हैं कोचिंग में, या चाहे लोग प्रिपरेशन करते हैं, तो वो लोग यही नहीं जानते हैं कि एक्चुअली में तैयार क्या करना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये चारों टॉपिक तैयार कर लिए, ठीक है ना, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी और फ्यूडल सिस्टम, अगर आपने ये तैयार कर लिए तो आप ये जानते हैं कि यही एग्जाम में आते हैं, आपने इसको तैयार कर लिया तो ये आपके दिमाग में रहेगा। आप रिवीजन भी करोगे या भूल भी जाओगे तब पर भी आपको रहेगा हाँ यहाँ से क्वेश्चन है, और आपको
आप पिन पॉइंट श्योर शॉर्ट डायरेक्शन में आप अपनी प्रिपरेशन करते हैं। इसीलिए मैं अपने इस मेथड को श्योर शॉर्ट मेथड कहता हूँ, क्योंकि आप एकदम उस चीज को ही तैयारी कर रहे हो जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स हैं फ्यूडल सिस्टम से रिलेटेड, तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। नोट्स नहीं बनाने की जरूरत है, इसी प्रिंट आउट को निकाल के इसी को अंडरलाइन करके आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में, इसका मतलब 16 में, 15 में पूछा, 16 में नहीं पूछा, फिर 17 में पूछा। मैंने 50% एक्यूरेसी की बात कही, तो देखिए इसको फिर से उन्होंने 17 में क्वेश्चन पूछा। Who among the following were associated with the introduction of रैयतवाड़ी सेटलमेंट? फिर से रैयतवाड़ी सेटलमेंट से क्वेश्चन आ। लोग कहते हैं यूपीएससी रिपीट नहीं करता, ये रिपीटेशन नहीं है तो क्या है? आपको समझना पड़ेगा कि रिपीट किस तरह से करना। टॉपिक इज द सेम, क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड इम्प्रोवाइज क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है ना। तो रैयतवाड़ी, अब इसका इंट्रोडक्शन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन ऐसे लोग हैं जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ रैयतवाड़ी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन कितना मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। सपोज आप कुछ भी नहीं जानते हो कि रैयतवाड़ी सेटलमेंट क्या है, लेकिन चलो आपने तो यहाँ से टॉपिक तैयार कर लिया, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आपको अभी मैंने बताया, या कोई बेसिक यूपीएससी का सीरियस एक्सपीरियंस होगा तो उसको इतना पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लाए थे, जमींदारी प्रथा लाए थे, ना कि रैयतवाड़ी। इसका मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस तो नहीं है एसोसिएटेड विथ रैयतवाड़ी। अगर केवल इस ऑप्शन को आप काटेंगे तो मैजिक देखिए, मैजिक देखिए, ये वन ऑप्शन जो है, ये कॉर्नवालिस वाला, अगर फर्स्ट ऑप्शन आप कट करते हैं, ऑप्शन 1 ए भी गया, ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा और ए भी कट जाएगा। देख रहे हैं किस तरह से है? इसको कहते हैं एग्जैक्ट एलिमिनेशन मेथड। एग्जैक्टली आप अपने बेसिक्स फंडामेंटल क्लियरिटी के बेसिस पे, अपने जो आपका बेस एनसीईआरटी का है उसके क्लैरिटी के बेसिस पे आप एलिमिनेट कर रहे हैं विद वेरी मच श्योरिटी। दिस इज आल्सो एलिमिनेशन बट अ स्मार्ट एंड एग्जैक्ट एलिमिनेशन, इसको कहेंगे श्योर शॉर्ट मेथड, जिसको मैं कहता हूँ। दिस इज अ श्योर शॉर्ट मेथड। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम श्योर शॉर्ट एकेडमी रखा है। मैंने कोई आईएएस, जैसे आईएएस राव, आईएएस बाजीराम, आईएएस कुछ भी रखते हैं लोग कोचिंग के पीछे आगे नाम आईएएस लगा के, मैंने वो नहीं रखा है। मैंने अपने पूरे चैनल का ही नाम रखा श्योर शॉर्ट एकेडमी, द एकेडमी विच आई एम रनिंग इट विद अ वेरी मच श्योरिटी। आप कुछ भी ब्लाइंडली नहीं पढ़ रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो एकदम श्योरिटी के साथ पढ़ रहे हो। आपका एनर्जी 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हो रहा, एक पेज भी आपका वेस्ट नहीं हो रहा। जो कुछ भी पढ़ रहे हो या तो यूपीएससी में आएगा, या तो आया हुआ है, या तो आता रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी आप तैयार क्या कर लेंगे? आपको पता था कि थॉमस मुनरो, अगर आप पढ़े होंगे तो थॉमस मुनरो के बारे में आपको पता है कि इन्होंने रैयतवाड़ी सेटलमेंट को लाए थे, और अलेक्जेंडर रीड भी इससे एसोसिएटेड। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत माइक्रो नहीं है, ये क्या करा, एसोसिएटेड बोला है, ये नहीं बोला कि फाउंडर या किसने लॉन्च किया, गवर्नर जनरल नहीं बोला, एसोसिएटेड। तो एसोसिएटेड ये 2 लोग थे, कॉर्नवालिस तो नहीं था, इतना आपको पता है। तो ये एक ऑप्शन काट दिया तो अपने आप आपको आंसर निकल गया। ये मैं बताना डिकोडेशन में मैं ये बताता हूँ कि एग्जाम को किस तरह से डिकोड करके आप अपने बेसिक्स नॉलेज के बेसिस पे किस तरह से श्योरली एलिमिनेट कर पाते हैं। और क्वेश्चन यूपीएससी इसीलिए पूछता है, यूपीएससी क्वेश्चन जो फॉर्मेशन होता है ना, वो आपके बस इतना जानना चाहता है कि योर फंडामेंटल इज क्लियर और नॉट। आपका फंडामेंटल अगर क्लियर है तो नो बडी कैन यू स्टॉप यू टू क्लियर दिस एग्जाम विथ वेरी मच श्योरिटी। अब मान लीजिए आप बहुत सारा चीज पढ़े हिस्ट्री में, लेकिन ये लैंड रिफॉर्म्स को इतना डिटेल्स में नहीं पढ़े, तो आप एग्जाम में जाते हो कंफ्यूज हो जाते हो, तो आप कहते हो कि ये क्वेश्चन जो है फैक्ट वाला क्वेश्चन, किसने बनाया? फैक्ट है, लेकिन क्यों ना हम उस फैक्ट को पहले जान जाए कि हाँ यूपीएससी अगर यहाँ का फैक्ट भी पूछता है तो योर फैक्ट इज आल्सो रेडी विद सम लिटिल बिट कंसेप्ट क्लैरिटी। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 में पूछा, 18 में नहीं पूछा, 19 में पूछा, 1 ईयर का अल्टरनेटिव गैप दिया है। ठीक है ना। तो इसीलिए 50% हुआ, 5 क्वेश्चन इसीलिए आए हुए हैं। विथ रेफरेंस टू 19 में क्वेश्चन पूछा है, विथ रेफरेंस टू द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? केवल और केवल एक ही करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा है? तो पहला स्टेटमेंट दिया है कि द सेलिंग लॉज वर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग एंड नॉट इंडिविजुअल। मतलब जो सीलिंग लाया गया था वो फैमिली
के लिए एम किया गया था, ना कि इंडिविजुअल के लिए। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट बी ऑप्शन है, द मेजर एम ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स वाज प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू ऑल द लैंडलेस। यस, इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स लाए गए हैं उसका मेन रीजन पर्पस ये था कि जितने भी लैंडलेस लोग हैं उनको जमीन पहुंचाई जाए, उनको जमीन दी जाए ताकि वो अपने रहने, खाने और किसानी के लिए यूज कर सके। क्योंकि जमींदारी प्रथा के टाइम में बहुत सारे जमींदार ऐसे थे जो चंक्स ऑफ लैंड्स को होल्ड करके रखे हुए थे, ठीक है ना, ब्रिटिश टाइम के बाद। तो ये जो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद जो रिफॉर्म्स लाया गया था उसका मेन पर्पज यही रखा था कि उनसे उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि इतने एरिया का आप लैंड रख सकते हैं, उससे ज्यादा का आपके पास लैंड है तो आपको छोड़ना होगा। और वो वहाँ के आसपास के जो गरीब किसान थे उनमें उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, जो लैंडलेस लोग हैं उनको प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर लैंड टू द ऑल द लैंडलेस, ठीक है ना, एग्रीकल्चर लैंड है उनको दिया गया। ये स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट। बाकी 3 स्टेटमेंट है और बाकी उसको देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको कवर करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 8 वीडियो बनाने हैं तो गला भी बैठ जाएगा मेरा, और मेरे को बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 2020 मतलब 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से क्वेश्चन है, 19 में पूछा, 20 में भी पूछ दिया। तो यूपीएससी के ये नहीं कह सकते हैं कि इस साल पूछा तो अगले साल नहीं पूछेगा, अगले साल पूछा तो उस साल पूछेगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो क्यों नहीं इसको तैयार कर लिया जाए? तैयार करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, है कि नहीं? सॉरी थोड़ा सा गिलहरी आ गए हैं रूम में, पता नहीं कैसे। ठीक है, ये मैंने अपने गार्डन बना रखा है यहाँ पे रूम के पास, तो उसमें चिड़िया उड़िया, कबूतर, गिलहरी सब आते रहते हैं, तो ये भी घुस गए थे, उस वजह से थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, ये है इंडिगो कल्टीवेशन। क्वेश्चन है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ व्हाट? अब इंडिगो क्या है? इंडिगो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। इंडिगो कल्टीवेशन होता था, जो डाई होता था, कलर किया जाता था, व्हाइट कपड़ों को कलर किया जाता था, उसकी कल्टीवेशन लैंड जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जबरदस्ती कराती थी किसानों से। लेकिन अब जैसे 20th सेंचुरी का बिगनिंग हुआ तो उसका कल्टीवेशन कम हो गया इंडिया में। इसका मेन रीजन क्या था? तो इसका मेन रीजन ये था कि वो लोग आर्टिफिशियल डाई क्रिएट करने लगे थे ड्यू टू सम इन्वेंशन, उन्होंने इन्वेंशन कर दिया था। जो नेचुरल डाई थी इंडिगो, उसका कम हो गया था डिमांड, और वो उतना शाइनिंग नहीं देता जितना कि आर्टिफिशियल जो लैब से बना के उन्होंने तैयार कर दिया था। ये रीजन था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है, इट्स अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। नया इन्वेंशन से जो नई डाइज तैयार हो रही थी उसके वजह से ये इंडिगो कल्टीवेशन कम हो गया था इंडिया में। ये ऑप्शन क्या है, पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट रेजिस्टेंट टू द ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांट। नहीं, ये तो शुरुआत में था, लेकिन जो मेन इसका डिक्लाइनिंग का रीजन था ये था, बी ऑप्शन था। सी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। नहीं, ये तो ऐसे फ्रेम किया गया ऑप्शन। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्लांटर्स। नहीं, ये भी गलत है। कुछ बेसिक्स डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, और यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स, ये तीनों चीजें आपको तैयार करनी है, महलवारी, रैयतवारी एंड परमानेंट सेटलमेंट। तो मैंने यहाँ पे आपको नोटिस में डाल रखा है कि इन टॉपिक को तैयार कर लेना है मेरे इस पेज को, और उसके बाद से आपको उस तमिलनाडु की चैप्टर से आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो अब आपको फिर से समराइज कर दूं। आपको 4 चीजें तैयार करनी है लैंड रिफॉर्म से: फ्यूडल सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी, महलवारी। अभी इन 5 सालों में देखें कि आपने रैयतवारी और महलवारी से क्वेश्चन रैयतवारी और परमानेंट सेटलमेंट और फ्यूडल से पूछ चुका है, लेकिन महलवारी से क्वेश्चन नहीं पूछा है। देयर इज हाई चांसेस कि 2021 में महलवारी से क्वेश्चन पूछ दे, या इनमें से इम्प्रोवाइज करके क्वेश्चन। तो प्रिपेयर कर लीजिए आप लोग जाके,
यूपीएससी के माइंडसेट को समझने की कोशिश कीजिए और वहां से एक एक टॉपिक तैयार कीजिए। 100 क्वेश्चन है ना, तो 100 क्वेश्चन में आप 80-90 क्वेश्चन इस तरह से तैयार कर पाएंगे यूपीएससी को, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज है और मैं इसको अकेले कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है। क्योंकि आप देखते होंगे या जानते होंगे कि क्वालिटी सब्जेक्ट है, तो उसके बड़े बड़े कोचिंग में, इंस्टीट्यूट्स में 2 टीचर होते हैं, 3 टीचर होते हैं, एक एक सब्जेक्ट है। यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को मैं अकेले कवर अप कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, ओवरलोड हो रहा है। बट मैं गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा और आपको सेल्फ स्टडी करना है। वी बोथ आ रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे को हेल्प करना है। कहीं कहीं टेक्निकलिटी या नॉलेज में आप लोगों को मेरे को कमी लगे तो वहाँ मेरे को माफ कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा ह्यूमन बीइंग से पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी हर सब्जेक्ट में परफेक्ट हो पाए। लेकिन हाँ, मैंने अपने 8 सालों की जर्नी में जितना सीखा है, उस सीखने के बेसिस पे मैं ये जरूर कह सकता हूँ, मैं परफेक्ट गाइडेंस जरूर दे सकता हूँ। जितने भी हिंदुस्तान में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो 50-40 साल से पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहतर, उनसे बेस्ट गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये दर्द मैंने खुद झेला है और इस दर्द का इन्वेंशंस मैंने खुद ही निकाला। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट दे बिकम प्रोफेशनल इन देयर कोचिंग इंस्टीट्यूट और इट्स बिकम अ बिजनेस फॉर देम, बट दिस इज नॉट अ बिजनेस फॉर मी। दिस इज ओनली वन रीजन कि मैं इसको स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि मैं जो पेन सफर किया हूँ, आई डोंट वांट यू ऑल टू सफर द सेम पेन। आप लोग उस पेन से न गुजरे, उस असफलता, उस पेन को बियर ना करें, या उस वजह से आप एग्जाम में फेल ना हो। इसलिए मैंने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। ऑल्दो आई एम फेसिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स फाइनेंशियली और सम मेंटली एंड सम टाइम का मेरे पास बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग हेल्प करूँ एंड टिल द एंड ऑफ कंप्लीटिंग होल द स्ट्रक्चर प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। मैं इस चैनल को बंद नहीं करूँगा और मैं कंप्लीट करूंगा। जो टारगेट मैंने रखा है कि 1000 IAS IPS बनाने हैं मुझे अपने गाइडेंस के थ्रू। अब चाहे 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, चाहे पूरा लाइफ टाइम लगे, लेकिन मिनिमम 1000 IAS तो मैं बनाने ही वाला हूँ, IAS IPS, अपने इस इनिशिएटिव से। और जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़िए, मैं आप लोग को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ और तैयारी कीजिए, ठीक है ना। एकदम ऑनेस्ट तैयारी कीजिए, बाकी मैं आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आप लोगों को कुछ कमेंट्स में बताना हो, सॉरी, कमेंट्स में आप लोगों को कुछ बताना हो, कोई फीडबैक हो या कहीं कमी बेसी लग रही हो या कुछ भी लग रहा हो, तो आप मेरे को बताइए। और अपने फ्रेंड्स जो तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ जरूर वीडियो शेयर कीजिए, ताकि किसी की लाइफ मिसगाइडेंस की वजह से डिस्ट्रॉय ना हो, डिस्टर्ब ना हो, और वो अपनी एनर्जी को सही टाइम पे लगा के देश की सेवा में लग सके, ठीक है ना। तो बस मैं वीडियो अब यहीं पे एंड करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।